additional nutrients to endure दिशा के जो बैलेंस डाइट है वो क्या है, ठीक है। और बैलेंस डाइट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस डाइट बेसिकली डिफरिंग फूड्स है, डिफरिंग काइंड्स ऑफ फूड्स हैं, ठीक है। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट और मुख्तलिफ जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका यह है कि बेसिकली हम ये जो बैलेंस डाइट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब या पर्पस ये होता है कि जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी बॉडी की को कैलोरीज रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, विटामिन रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स जो है वो एडिकेट या स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे फूड के अंदर होनी चाहिए, तो तब जाके हम कहेंगे कि ये एक बैलेंस डाइट, ठीक है। तो अगर हम एक ही किस्म का खाना बार बार खा रहे हैं तो ये हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। बेशक वो हम कोई फ्रूट खाएं या कोई वेजिटेबल्स खाएं या हम कोई डेयरी प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली खाएंगे तो ये बैलेंस डाइट नहीं होगा। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है वो कंज्यूम करें और एक मेन्यू हम बनाएं। एक हफ्ते के अंदर हमने इतने दिन ये चीज़ खानी है, वेजिटेबल्स खाने हैं, या हमने दालें खानी है, या हमने मीट कंज्यूम करना है, या हमने डेयरी प्रोडक्ट्स इस तरह से लेनी है। तो ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स और इसका बाकायदा, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बैलेंस डाइट के अंदर, ठीक है। और इन बैलेंस डाइट का, इन सिंपल वर्ड्स, बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी को जो कैलोरीज रिक्वायर्ड होते हैं, जो प्रोटीन, उसकी प्रोविजन जो है वो बेसिकली क्या है, वो है बैलेंस डाइट, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन क्या है और विटामिन का रोल क्या है हमारी बॉडी में। सो विटामिन, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दैट इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट व्हिच एन ऑर्गेनिज्म नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सबसे पहले चीजें हैं जो नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, ठीक है, सिंपली। तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो विटामिन जो है ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आप जहन में रखें। और दूसरे नंबर पे जो आप ये चीज़ जो हमें नोट करने वाली है वो यह है कि ये एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट के हवाले से हमने डिस्कस किया था, बल्कि हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था जब हम बायो मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि कुछ इस तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जिसको हम कहते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो ये बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसको हम एसेंशियल कहते हैं। ये वो अमाइनो एसिड्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती, तो ये हमें बाहर से हैं। तो ये जो जितने भी एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, या प्रोटीन्स हैं, या अमाइनो एसिड्स हैं, तो बेसिकली ये हमें हमारी डाइट का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ये चीज़ें प्रिपेयर नहीं करती, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करती हमारी बॉडी। तो इसलिए इसको कहते हैं कि एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अच्छा, और ये जो विटामिन है तो ये हमारे स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होती हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्या किस फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ऑर्गेनिज्म आइदर एट ऑल आर नॉट इन सब क्वांटिटीज, या तो बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होते, प्रोड्यूस या सिंथेसाइज होते भी हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं जो कि सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होते, ठीक है। एंड देयरफॉर मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो विटामिन हैं, ये इसलिए हमारे डाइट का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रिपेयर नहीं करती, ठीक है। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट, और हम विटामिन की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ मूव करते हैं कि विटामिन के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और कुछ विटामिन ऐसे हैं की वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या हैं और इनकी क्या। तो ये एक टाइप है विटामिन का जिसको हम कहते हैं कि सॉल्युबल विटामिन हैं, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। और विटामिन बी कम्प्लेक्स हो गया और विटामिन है, तो ये बेसिकली क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन ट्रेवल फ्रीली थ्रू द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये फ्रीली ये ट्रेवल करते हैं क्योंकि इसकी जो है वो ये बेसिकली क्या है कि ये अवेलेबल होते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर
फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस अमाउंट यूजुअली आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। जिस तरह कि आपको पता है हमारी ब्लड की फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो किडनीज के अंदर तो उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो एक्स्ट्रा वो विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये जो विटामिन हैं, ये विटामिन बेसिकली स्टोर नहीं होते हमारी बॉडी में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखें कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन, सॉरी, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते और ये फ्रीली मूव करते हैं और ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। एक्सेस में अगर होते हैं तो ये एक्सेस अमाउंट जो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके अलावा द बॉडी नीड्स वाटर सॉल्युबल विटामिन इन फ्रीक्वेंट स्मॉल डोजेस। हमारी बॉडी को जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं ये फ्रीक्वेंटली और स्मॉल डोजेस ये होते हैं, ठीक है। So these vitamins are not as likely as fat soluble vitamins to reach sick level, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो विटामिन हैं इस तरह के हमने अभी पढ़ने हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के हवाले से, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन की तरह जो है वो टॉक्सिक लेवल तक नहीं पहुंचते, ठीक है। लेकिन जिस तरह हम अभी डिस्कस करेंगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं तो उसकी आपकी बॉडी में डिपोजिशन होती है, स्टोरेज होती है, और जब डिपोजिशन स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है, एक्सेस अमाउंट में होती है, तो वो टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाते हैं जो कि आपके बॉडी के अपने सेल्स को, अपने टिश्यूज को डैमेज करते हैं, ठीक है। सॉल्युबल जो है ये बहुत कम केसेस में ये टॉक्सिक लेवल तक पहुंचते हैं। और B6 है, फोलेट है, कोलिन वगैरह है, तो ये बेसिकली या विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इनका एक अपर कंजम्पशन लिमिट्स पाया जाता है। इस तरह नहीं है कि ये भी पर इसका भी एक अपर कंजम्पशन लिमिट तक ये पहुंच सकते हैं। और अगर ये विटामिन B6 की अगर हम बात की लेवल हमारी बॉडी में हाई हो जाती है, किसी वजह से इसकी एक्सक्रीशन नहीं होती और ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B6 का लेवल हाई हो जाता है, तो इसकी वजह से ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये इरिवर्सिबल डैमेज काज करते हैं, नर्व्स को ये इरिवर्सिबल डैमेज करते हैं, न्यूरॉन्स को ये डैमेज करते हैं अगर इसका अमाउंट जो है हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है विटामिन B6 का। इसके अलावा बैलेंस डाइट यूजुअली प्रोवाइड्स एनम ऑफ, ठीक है। तो अगर हम डेली जो डाइट वाटर सॉल्युबल मींस वाटर सॉल्युबल का मौज मतलब यह है कि वाटर सॉल्युबल वो होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो विटामिन जो कि बेसिकली वाटर के साथ बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और इसके अलावा टॉक्सिक लेवल वो लेवल होता है जब ये एक्सीड करता है, तो टॉक्सिक बेसिकली पॉइजनस को कहा जाता है, ठीक है। जो पॉइजनस इफेक्ट उसका सेल्स के ऊपर, बॉडी सेल्स के ऊपर, तो उसको टॉक्सिक लेवल कहा जाता है जब ये विटामिन जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नॉर्मल है और पेंटोथेनिक एसिड है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सारे जो है विटामिन बी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर आप देखें तो यहाँ पे एक जो बना हुआ है कॉलम, उसमें आप देख सकते हैं कि जो विटामिन हैं उनका मुख्तलिफ सोर्सेज आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। लाइक अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो ये होल ग्रेन ब्रेड, एनरिच्ड ब्रेड्स वगैरह, सीरियल्स, लेग्यूम्स, नट्स और सीड्स वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो विटामिन B2 है तो ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, होल ग्रेन एनरिच्ड ब्रेड्स, और इसके अलावा जो है बैल और सीरियल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मीट के अंदर और पोल्ट्री फिश के अंदर पाया जाता है विटामिन B3 नियासिन, ठीक है। और होल ग्रेन एनरिच्ड ब्रेड्स जो हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मशरूम्स हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पीनट बटर है, तो इसके अंदर पाए जाते हैं ये विटामिन B3। और बाकी जितने विटामिन हैं तो उनके भी सोर्सेज यहाँ पे मेंशन है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज भी आप लोग नोट कर ले कि इसका फंक्शन भी आपके बॉडी में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो विटामिन B कम्प्लेक्स का मोस्टली फंक्शन जो है वो क्या है कि ये एंजाइम का पार्ट होता है, एंजाइम का हिस्सा होता है, यानी कि ये एंजाइम के साथ एज अ कोफैक्टर एक्ट करते हैं। हमने एंजाइम्स
केस में पढ़ा था जब हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे थे कि प्रोटीन्स जो है वो उसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, और एंजाइम का एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। वैसे तो एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन एंजाइम का एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, या अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो फिर उसको हम कोएंजाइम भी कहते हैं। तो ये जो विटामिन है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, तो इसके जो मोस्टली एंजाइम्स है तो वो किसी न किसी एंजाइम का हिस्सा है, उस एंजाइम का हिस्सा एज एज अ कोफैक्टर है, एज अ कोएंजाइम है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो होती है। लाइक यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम्स है जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए काम करते हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं मुख्तलिफ एंजाइम्स। इसके अलावा जो है वो एंजाइम्स हैं जो कि सेल के जो इम्पोर्टेंट है नर्व फंक्शन के लिए या सेल के लिए जो है वो रिक्वायर्ड है, तो ये उनका हिस्सा है, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी हमारे पास ये विटामिन बी के कम्प्लेक्स के एंजाइम्स हैं तो ये बेसिकली एंजाइम्स का हिस्सा है जो कि मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लाइक हमने सबसे पहले एनर्जी मेटाबॉलिज्म की बात की कि जो विटामिन बी, विटामिन B2 B3, पेनोथेनिक एसिड, बायोटिन और विटामिन B6 है, तो ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो फोलिक एसिड है तो पार्ट ऑफ एंजाइम नीडेड फॉर मेकिंग दी डीएनए एंड न्यू सेल्स, स्पेशली रेड ब्लड सेल्स वगैरह में ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर हम कोबामिन या विटामिन B12 की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंजाइम नीडेड फॉर मेकिंग न्यू सेल्स, न्यू सेल्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं B12। और इसका विटामिन B12 का एक दूसरा फंक्शन भी है कि ये नर्व फंक्शन, तो इस वजह से ये जो एंजाइम है ये हमारे ये जो विटामिन है ये हमारे मुख्तलिफ बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसकी अगर डिफिशेंसी हो तो फिर उस डिफिशेंसी की वजह से मुख्तलिफ डिजीजेस भी ये काज करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसकी डिफिशेंसी जो है वो भी हमारे लिए क्या है, अफोर्डेबल नहीं है। अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ डिजीजेस काज होते हैं। लाइक जो है वो B1 की अगर करें, विटामिन B1, तो इसकी डिफिशियंसी से जो है ना वो एक डिजीज काज होती है जिसको बेरी बेरी डिजीज कहा जाता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, पेन इन द लिम्स, इरेगुलर हार्ट रेट। तो ये बेसिकली क्या है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B1। इसके अलावा अगर हम विटामिन B2 की बात करें तो ड्राइनेस ऑफ द टंग एंड स्किन, ठीक है। और इसके अलावा चूँकि हमने कहा कि विटामिन B2 जो है इसकी एक नॉर्मल रोल है विजन में और स्किन हेल्थ में, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल है इसका। तो इस वजह से इसकी वजह से ना ड्राइनेस ऑफ स्किन होता है। इसके अलावा जो है वो अगर हम बाकी विटामिन की बात करें तो उनकी वजह से एनीमिया हो जाता है। लाइक जो B9 है, विटामिन B9, तो उसकी वजह से ना एनीमिया हो जाता है, जिस तरह हमने डिस्कस किया विटामिन B6 के केस में। तो इट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड नहीं बनेंगे तो ये भी एक एनीमिक कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस काज करते हैं आपकी बॉडी में। अगर ये इसकी वजह से क्या हो जाती है, डी या विटामिन ए की एक्सेस आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये आपके लिए आपकी बॉडी जो है इसके अगेंस्ट क्या होती है, सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। और अ बैलेंस डाइट यूजुअली प्रोवाइड्स इनफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। बैलेंस डाइट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपको ये इनफ जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि अगर बैलेंस डाइट आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपको विटामिन जो है वो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये फैट सॉल्युबल विटामिन आपकी डाइट से आपको अवेलेबल हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर्ली और बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ विटामिन जिस तरह हमने डिस्कस किए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के की हमने बात की है। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो है वो इसका सोर्स जो है वो कैरेट और लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। वहाँ से ये जो विटामिन है ये हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो
विटामिन ए जो है ये एक डिजीज काज करते हैं। अगर इसकी डिफिशियंसी आपकी बॉडी में हो जाती है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की वजह से होती है, और उसमें यह है कि अनएबल टू सी इन द डार्क, ड्राइनेस इन द कॉर्निया। तो ये कॉर्निया में ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से डार्क में जो है वो लोगों को नजर फिर नहीं आता। ठीक है, तो ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी बेसिकली सनलाइट की हम बात करते हैं। कुछ समटाइम आप लोगों को पता है, आप ये चीज़ आप लोगों ने सुनी भी होगी कि सनलाइट में बैठने से विटामिन डी हासिल होता है। तो बेसिकली विटामिन डी सनलाइट के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं सनलाइट के अंदर, जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करते हैं विटामिन डी में। तो आप अभी आजकल जो सीजन है उसमें सीजन में आप लोगों को चाहिए कि आप धूप में बैठा करें और आपकी बॉडी में विटामिन डी बनेंगे विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एग, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह कंज्यूम किया करें ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो। ठीक है, और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से एक डिजीज काज होती है जिसको रिकेट्स डिजीज कहा जाता है। ठीक है, और रिकेट्स डिजीज में बेसिकली ये होता है ना कि इसमें जो बोन्स है वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, और बोन्स की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, और लाइक आप सामने समटाइम आपने देखा होगा प्रोट्रूडिंग चेस्ट। ठीक है, ये जो चेस्ट है ये बाहर की तरफ निकल आती है, और डिफेक्टिव रेब्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी। ठीक है, और इस डिजीज को रिकेट्स डिजीज कहा जाता है। और ये जो डिजीज है ये स्पेशली जो है वो चिल्ड्रंस के अंदर जो है वो ज्यादा कॉमनली पाई जाती हैं, ये रिकेट्स डिजीज। ठीक है, चिल्ड्रन, ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर ये डिजीज ज्यादा पाई जाती है विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। इसके अलावा जो विटामिन ई है तो एलमंड्स, मिल्क, मीट, होल मीट में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ना अगर ये विटामिन ई की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में हो जाती है तो उससे ना स्टेरिलिटी काज होती है और रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज काज होते हैं। इसके अलावा ड्राई स्किन, प्रीमेच्योर एजिंग, इंक्रीज्ड हेयर फॉल एंड इन हेयर ग्रोथ। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे ये होता है कि एक तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, स्टेरिलिटी काज करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ड्राई स्किन और प्रीमेच्योर एजिंग, वक्त से पहले जो है वो बूढ़े हो जाते हैं लोग अगर उनके अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी। और इसके अलावा हेयर फॉल जो है वो होती है बहुत ज़्यादा, और सिम्टम्स इसके हैं जो तो वो हैं स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी काज करती हैं। स्टेरिलिटी इज ए कंडीशन इन विच नो स्पर्मेटोजोआज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं, स्पर्म सेल जो होते हैं वो नहीं प्रोड्यूस होते, तो उसको स्टेरिलिटी कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन के जो है, विटामिन के लीफी वेजिटेबल और जो सोयाबीन और मिल्क वगैरह है उनमें पाया जाता है। और बेसिकली ये जो विटामिन के है तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें ये इनका रोल होता है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे जो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होगी और एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो क्योंकि ज़रूरी होता है जब आपकी बॉडी में इंजरी, कट लग जाता है कहीं पे तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो जो ब्लीडिंग है वो खुद बहुत स्टॉप हो जाती है। तो ये बेसिकली क्लॉटिंग एक कैस्केड होता है जिसकी वजह से जो इसलिए होती है, ज्यादा अमाउंट में इसकी एब्जॉर्प्शन इसलिए होती है कि हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम जो डाइट यूज करते हैं उस डाइट्स में हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या सम टाइम आप देखते हैं कि हम इसके लिए ना सप्लीमेंट्स भी यूज करते हैं। तो वो सप्लीमेंट्स अगर हम यूज करें ज्यादा टाइम के लिए तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में इसकी जो है वो एक्सेस हो जाती है इन विटामिन की। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे डिस्कस किया फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो कंटिन्यूसली एक्सक्रीट आउट नहीं होते, ये आपके सेल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी एक्सेस हो जाती है आपकी बॉडी में। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आप लोग नोट कर ले कि स्पाइनच जो है वो इट इज रिच एग्जांपल रिच इन विटामिन ए एंड इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना। ठीक है, ये जो विटामिन ए है तो ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं, उसकी फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और वो जो लाइट सेगमेंट है वो रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ जिसकी बेसिकली हमने ऊपर डिस्कस भी किया नाइट ब्लाइंडनेस के हवाले से, तो वही चीज़ यहाँ पे दोबारा नीचे दी गई हुई है। और इसके अलावा जो इसका सोर्स है विटामिन ए का, ये स्पाइनच के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, तो आप लोग स्पाइनच वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम किया करें ताकि आपकी बॉडी में ये जो विटामिन हैं ये अवेलेबल हों। ठीक है,
दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कंपोनेंट है हमारे डाइट का, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स और शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिस तरह कि आपको पता है और हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल्स है, और along with proteins and fats, carbohydrates are one of the three nutrients found in the foods and drinks। जिस तरह कि आपको पता है कि प्रोटीन्स और फैट्स और इसके साथ साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट एक तीसरा कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट है बेसिकली, जो कि हमारे फूड में और ड्रिंक्स में पाए जाते हैं। ठीक है। Your body break down carbohydrates into glucose. Glucose or sugar is the main source of energy for your body, cells, tissues and organs। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम जब कंज्यूम करते हैं तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है। ये ओलिगोसेकेराइड्स के फॉर्म में होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में होते हैं, और हम जब इसको कंज्यूम करते हैं तो ये फिर हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है इसको ग्लूकोज में। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है। हमने ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं और डायसेकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है। और ये ब्लड शुगर जो है वो बेसिकली ग्लूकोज होता है। ठीक है। और ये बेसिकली ग्लूकोज है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को और ऑर्गन्स। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए, ये जो ग्लूकोज है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये बेसिकली एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है पोटैटो इज अ स्टेपल वेजिटेबल एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन इन पोटैटो इज 22%। पोटैटोज आप लोग कंज्यूम करते हैं, एक स्टेपल वेजिटेबल है जो कि आप ज्यादा पाकिस्तान में तो ज्यादा ही कंज्यूम होती है पोटैटोज। उसके अंदर जो है जो कंटेंट्स है उनके, तो उसमें से 22% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है। और ये बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है 78%, वो फिर बाकी चीजें आ जाती है उसमें, जो बाकी उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, हम अगर क्लासिफाई करें शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन, तो उसमें हमारे पास ये है कि मोनोसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हैं। ठीक है। और ये बेसिकली ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं तो ये नेचुरली फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, हनी और डाइजेस्टेड मिल्क जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स ये है, ये इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। ठीक है। ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज जो है, ये आप देखते हैं कि फ्रूट्स और हनी जो है, आपको पता है, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वो उनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। ठीक है। तो वो इन कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है, इन मोनोसेकेराइड्स की वजह से होता है, ग्लूकोज की वजह से, फ्रक्टोज की वजह से, गैलेक्टोज की वजह से होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो है डायसेकेराइड। ठीक है। तो डायसेकेराइड जो है बेसिकली वो दो मोनोसेकेराइड जब कंबाइन होते हैं, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के केस में, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब लॉन्ग चेन्स बनते हैं तो वहां पे रिएक्शन होता है जिसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। तो वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस की वजह से ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं, ग्लूकोज हैं, तो ये कंबाइन हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं माल्टोज। ग्लूकोज के साथ अगर फ्रक्टोज कंबाइन हो जाता है तो ये सक्रोज बना देता है। अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन हो जाते हैं तो फिर ये लैक्टोज बना लेते हैं। ठीक है। और नेचुरली ये जो माल्टोज हैं तो ये बार्ले के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो है वो सक्रोज जो है वो टेबल शुगर जो आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, मोनो डाइसेकेराइड्स हैं। और इसके अलावा लैक्टोज जो है तो ये मिल्क के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमारे नेचुरली हमारे फूड्स के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम बात करें, लॉन्ग चेन्स की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, तो वो फिर हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन और ग्लाइकोजन है। तो स्टार्च जो है बेसिकली और सेलुलोज और पेक्टिन और ग्लाइकोजन जो है, तो ये बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये ब्रेड के अंदर, पास्ता के अंदर, होल सीरियल और फ्रूट सेलवाल और लिवर एंड मसल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो ये फिर कन्वर्ट होते हैं किसमें, मोनोसेकेराइड्स में। ठीक है। और मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में ये हमारी बॉडी के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और उसके बाद ये हमारी बॉडी इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है। अच्छा, पास्ता है ये भाई, ये पिस्ता नहीं है। ठीक है।
अच्छा, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन इज नेचुरली अकरिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फूड कंपोनेंट है तो उसमें जो एक बायोमॉलिक्यूल है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ये एक नेचुरली अकरिंग और एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि बेसिकली अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होता है, और अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो कि अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं और लॉन्ग चेन्स बनते हैं इनके प्रोटीन्स के। और प्रोटीन्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड मेनी एसेंशियल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स सच एज एंजाइम, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। तो प्रोटीन जिस तरह के पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर प्रोटीन्स पाया जाता है। ठीक है, और ये एक एसेंशियल बायोलॉजिकल कंपाउंड है जो कि एंजाइम्स के फॉर्म में भी पाया जाता है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज के फॉर्म में भी पाया जाता है और हार्मोन्स के फॉर्म में भी पाया जाता है। सो प्रोटीन्स आर बेसिकली कलरलेस एंड टेस्टलेस। प्रोटीन्स जो है वो कलरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो देयर आर 10,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो ये पाए जाते हैं लाइक 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, और हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो the solubility of protein depends upon the pH, like solubility इसकी जो है वो किसी भी सॉल्यूशन में जो है वो pH पे डिपेंड करती है कि अगर इसकी pH इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो इसकी solubility भी इंक्रीज होगी, और न्यूट्रल pH पे इसकी जो solubility होती है वो कम होती है। लेकिन अगर आप अल्कलिनिटी की तरफ जाते हैं या एसिडिटी की तरफ जाते हैं तो तब इसकी जो solubility है वो जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, महवेश जो स्टेपल वेजिटेबल का मतलब होता है, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं जो अहम वेजिटेबल होते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा ये जो हमने सॉल्युबिलिटी की बात की प्रोटीन्स की, प्रोटीन जो है वो सॉल्युबल होते हैं ओनली अगर हम इसकी जो पीएच है उसको हम या इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो देयर सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स कौन से हैं जी? अल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन जो है तो ये सिंपल प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन्स बेसिकली एक सिंगल टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। एक सिंगल जो अमीनो एसिड है, एक सिंगल टाइप ऑफ अमीनो एसिड है और उसकी एक लॉन्ग चेन बन जाती है तो उसको सिंपल प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो एल्बुमिन जो है वो एक सिंगल अमीनो एसिड का बना होता है। इसके अलावा ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन जो है तो भी एक सिंगल अमीनो एसिड की मल्टीपल कॉपीज होते हैं, चेन होता है एक लॉन्ग, जिसको हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो कंजुगेटेड प्रोटीन्स ये है कि उसके साथ कोई दूसरा ग्रुप है वो जुड़ता है। जिस तरह हम बात करते हैं फास्फोप्रोटीन्स की, तो फास्फोप्रोटीन्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, यानी कि प्रोटीन्स और फॉस्फेट ग्रुप की कॉम्बिनेशन को फास्फोप्रोटीन कहा जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स है तो उसमें ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ कंबाइंड होते हैं जिसको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है। इसके अलावा क्रोमोप्रोटीन्स है, तो क्रोमोप्रोटीन जो है बेसिकली उसमें क्रोमोफोर्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स या तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स की कॉम्बिनेशन होती है। इसके अलावा जो है वो मेटालोप्रोटीन्स है तो मेटल्स और प्रोटीन्स कंबाइन होते हैं, तो ये कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन्स का मतलब यह है कि दो चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई है और उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है तो उसको कंजुगेटेड प्रोटीन्स कहा जाता है। और कंजुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जांपल आप जो है यहाँ पे पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा डिराइव्ड प्रोटीन्स है, तो डिराइव्ड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि बेसिकली नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स को हम किसी एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं। किसी एंजाइम हम नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स को अप्लाई करते हैं या उसको हम हीट अप करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रोटीन्स में या स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये डिराइव्ड प्रोटीन्स है। लाइक एंजाइम्स है, प्रोटीएसेस है, इसके अलावा पेप्टोन्स हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स हैं, तो ये बेसिकली क्या है? ये डिराइव्ड प्रोटीन्स इसलिए है क्योंकि जब हम एंजाइम्स के साथ प्रोटीन्स को ट्रीट करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? उसको चेंज कर देते हैं, उसका शेप चेंज कर देते हैं, उसकी कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको डिराइव्ड प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बेस पर
डिस्कस करते हैं तो ये अमीनो एसिड्स का जो लॉन्ग चेन होता है उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर और ये अमीनो एसिड का एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जब ये इसका थोड़ा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसको अल्फा हेलिकल्स या बीटा शीट्स कहा जाता है, तो वो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और फिर जब ये अल्फा हेलिकल्स और बीटा शीट्स कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये हम चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स हमारे बॉडी में हमारी बॉडी के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फंक्शंस है प्रोटीन्स की? तो उसके एंजाइम्स हैं हमारे जो बॉडी के अंदर जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, तो वो भी प्रोटीन है। जितने भी एंजाइम्स हैं सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और वो हमारे के अंदर मुख्तलिफ जो कैटालिटिक एक्टिविटीज हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनको ये क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं, उनको ये कैरी करते हैं। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज हैं तो वो भी और एंटीबॉडीज आपको पता है कि ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इनवेडिंग पैथोजेंस, अगेंस्ट द माइक्रोनिज्म, अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं प्रोटीन्स आपके बॉडी में। अराउंड हमारे पास हेमोग्लोबिन हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि किस तरह से प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को पहला लेक्चर याद है तो उसमें भी पढ़ा था कि एंजाइम ये प्रोटीन्स जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है प्रोटीन्स किसी भी सेल का, और वहाँ पे ये चैनल्स बनाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर जिसके कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको एक है बेसिकली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और दूसरे नंबर पे है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल समझे जाते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल इसको इस वजह से कहा जाता है कि बेसिकली ये आपकी डाइट में जो आप वो कंज्यूम करते हैं फैट्स, तो उनको ये डिपॉजिट करवाते हैं, ये उनको लेके जाते हैं टुवर्ड्स दी ब्लड वेसल्स, जहाँ पे इनकी डिपोजिशन होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से ब्लड इसके अंदर प्रेशर के साथ फ्लो करती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की डिजीज जो है वो को या फैट्स को या ऑयल्स को लेके जाते हैं टुवर्ड्स दी लिवर, जहाँ पे उनकी मेटाबॉलिज्म होती है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं आपकी बॉडी से, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एलडीएल जो है या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये क्या है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है तो ये बेसिकली क्या है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। अदनान, वेट लूज करने के टिप्स ये हैं भाई कि आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज करें और अपने डाइट में प्रोटीन्स सॉरी अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को रिड्यूस करें, ठीक है। तो और फिजिकल एक्टिविटी भी होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, लिपिड्स की अगर हम बात करें तो सिंपल लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स हैं और डिराइव्ड लिपिड्स हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने प्रोटीन्स के केस में कहा कि सिंपल लिपिड्स तो सिंपल प्रोटीन्स और कंपाउंड प्रोटीन्स या कंजुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स, तो सेम इसी तरह से लिपिड्स के केस में भी सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स हैं, ठीक है। फैट्स या ऑयल्स जो है बेसिकली ये क्या है? सिंपल लिपिड्स हैं, और वैक्सेस वगैरह जो है ये सिंपल लिपिड्स हैं। इसके अलावा कंपाउंड लिपिड्स में हमारे पास फास्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं और सल्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। और डिराइव्ड लिपिड्स जो है बेसिकली इसमें अल्कोहल, फैटी एसिड्स, स्टीरोल्स और आइसोप्रेनाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं लिपिड्स के हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स के। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है लिपिड्स का? तो जिस तरह हमने डिस्कस किया पहले स्लाइड्स में कि विटामिन जो है वो दो तरह के होते हैं, फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल। तो जो फैट सोलुबल विटामिन है बेसिकली वो
कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं लिपिड्स के अंदर, फैट्स के अंदर। तो इस वजह से ये इसको फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहा जाता है, और ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी के अंदर फैट्स या जो लिपिड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है वो कंटेंट इन द फैट ऑफ द नेचुरल फूड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, और वो नेचुरल फूड्स के अंदर पाए जाते हैं, और हमारी बॉडी इसको खुद नहीं करती, इसलिए इसको कहा जाता है कि एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब ये होगा कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो न्यूट्रिएंट है, ये हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती, और ये हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी स्टोरेज है, तो एडिपोज टिश्यू में इसकी स्टोरेज होती है हमारी बॉडी में, और ये एक्ट करते हैं एज अ थर्मल इंसुलेटर इन दी सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड अराउंड दी सर्टेन ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स के इर्द गिर्द ये प्रेजेंट होते हैं, ये लिपिड्स या फैट्स, जो कि बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है वो माइलिनाइजेशन एक टर्म है। जिस तरह कि आपको पता है कि जो नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी जो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ दी माइलिन शीट। आप लोगों ने नोरोस के केस में पढ़ा होगा, देखा होगा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं उसकी एक बॉडी होती है और एक एक्सान स्ट्रक्चर होता है, तो उस एक्सान के इर्द गिर्द फैट्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। और जब बेसिकली अगर माइलिन शीट प्रेजेंट होगा तो ये एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, और इसकी वजह से रैपिड प्रोपेगेशन होती है, सिग्नल्स की रैपिड प्रोपेगेशन होती है, ठीक है। और लिपोप्रोटीन्स हैं। लिपोप्रोटीन्स आपको पता है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स अकरिंग बोथ इन द सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लिपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। इट इज बेसिकली अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिपिड्स इन द ब्लड, ठीक है। और ओबेसिटी, डायबिटीज, मेलाइटिस और एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो भी इसकी वजह से होती है। अगर ये आपकी बॉडी में ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होंगे लिपिड या फैट्स, तो इसकी वजह से आप ओबेसिटी, डायबिटीज और एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज बेसिकली कंडीशन इन व्हिच फैट्स आर बीइंग डिपॉजिटेड इन योर ब्लड वेसल्स। आपके ब्लड वेसल्स में फैट्स की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है एथेरोस्क्लेरोसिस की, और बेसिकली इट रिजल्ट्स इन द हाइपरटेंशन। इसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है, और हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। हार्ट जो है वो जोर के साथ पंप करता है, तो सम टाइम यहाँ पे अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो इसकी वजह से हार्ट की फेलियर भी हो सकती है, हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। रोल ऑफ वेरियस पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो उनका रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिशन और हेल्थ के अंदर। हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन और हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें तो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि जो मैंने बीपी हाई की बात मैंने की, मैंने कहा कि ये जो कंडीशन है कि उसमें आपके ब्लड वेसल्स जो हैं, आर्टरीज के अंदर जो है वो क्या हो जाता है कि फैट्स की डिपोजिशन हो जाती है। तो उस डिपोजिशन की वजह से उन ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ब्लड जो है इसके अंदर प्रेशर के साथ फ्लो करती है, ठीक है। क्योंकि डायमीटर कम हो जाती है तो उस वजह से ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करते हैं, जिसकी हम कहते हैं कि इसकी वजह से ना हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसका जो असर पड़ता है तो इसका असर आपके हार्ट के ऊपर पड़ता है, कि क्योंकि हार्ट जो है उसको फिर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि वो ज़्यादा फोर्स ब्लड को, ब्लड जो है वो आर्टरीज में चला जाए। तो इस वजह से ये कंटिन्यूसली अगर सिचुएशन रहती है तो सीवियर केसेस में ये भी हो सकती है आपका हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है, वो पंपिंग नहीं कर सकता। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो सैचुरेटेड फैट्स जो है ये होते हैं एकरा, ये हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल के केस में। हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से ये है बेसिकली। और जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको अनसैचुरेटेड फैट्स कहा जाता है।
और पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि उसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उसके स्ट्रक्चर में, तो इस वजह से इसको पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी की जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को, तो वो होते हैं मिनरल्स। ठीक है। और मिनरल्स जो है, जो कि आपको पता है कि हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती है, हमेशा से अपनी डाइट के अंदर लेते होते हैं। तो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मिनरल्स आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। मिनरल्स जितने भी हैं, और मिनरल्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं? एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। लाइक अगर नहीं करती, प्रोड्यूस सिंथेसाइज नहीं करती, तो ये आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, डाइट के अंदर लेने पड़ते हैं, डाइट के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है आपको। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ द बॉडी मास कंसिस्ट ऑफ द मिनरल्स। 4% जो आपकी बॉडी का मास होता है, तो वो बेसिकली मिनरल्स होते हैं। ठीक है। और मिनरल्स को हम फिर क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। ठीक है। और वो है मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। तो ये बेसिकली जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये मिनरल्स की, तो ये बेसिकली हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ द बॉडी नीड्स। बॉडी की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक हम इसको क्लासिफाई करते हैं। लाइक अगर हमारे पास कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी डेली रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी की है वो 100 मिलीग्राम से ज्यादा है। ठीक है। तो उनको फिर हम कंसिडर करते हैं कि ये मैक्रो मिनरल्स हैं। और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है डेली, तो वो है बिलो या लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। तो उनको फिर हम ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ये किस चीज के ऊपर बहस करती है? ये बहस करती हैं बेसिकली बॉडी रिक्वायरमेंट्स या बॉडी नीड्स के ऊपर। ठीक है। तो जो जोन से मिनरल्स हमारे बॉडी को ज्यादा अमाउंट में 100 मिलीग्राम से ज्यादा पर डे रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो मैक्रो मिनरल्स हैं। और जोन से लेस देन 100 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स हैं। ठीक है। यहाँ पे इनकी जो क्लासिफिकेशन जो हमने भी पढ़ी, उसके बेस पे जो ग्रुप्स हैं इनके माइक्रो मिनरल्स के और माइक्रो मिनरल्स के। तो मैक्रो मिनरल्स बेसिकली हमारे पास कौन से हैं जी? उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर, सोडियम, पोटेशियम वगैरह आ जाते हैं। और इसके अलावा क्लोराइड्स वगैरह आ जाते हैं। और जो माइक्रो मिनरल्स हैं तो उसमें आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड, मैंगनीज, सिलीनियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये माइक्रो मिनरल्स हैं। ठीक है। जो कि हमारी बॉडी को लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मिनरल्स शो किए गए हैं। ठीक है। और मिनरल्स के साथ साथ इसके सोर्सेज भी आपको बताए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि अगर इसकी डिफिशियंसी आपके बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं। और इसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारे बॉडी में वो भी यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो ये टेबल आप लोग पर खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा कि आयरन का हमारे बॉडी में क्या रोल है। ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकती हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, नॉर्मेलिटीज क्या हो सकते हैं, और इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हम ये मिनरल्स जो है अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर आप फोकस करें इसकी डिफिशियंसी के ऊपर और इसके सोर्सेज के ऊपर। ठीक है। अगर डिफिशियंसी की वजह से कोई डिजीज काज हो रही है तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। और अगर इसके सोर्सेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मिनरल्स हैं ये कौन से फूड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें इसके ऊपर आप फोकस करें। ये टेबल आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें इतनी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बस जस्ट आप लोगों को बताया गया है कि ये जो मिनरल्स हैं तो इनकी सोर्स क्या है, और इनके जो है वो डिफिशियंसीज अगर आपकी बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। जी, ये स्लाइड मैंने बैक कर लिया है। आप इसमें से क्या देखना चाह रहे हैं वो देख लें। मैंने आपको बताया है कि माइक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होते हैं। और मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि बेसिकली मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, जो हमारा एक फूड का कंपोनेंट है, बैलेंस। ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फाइबर जो है आपके बॉडी जो है वो इसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, इसकी कम्प्लीट डाइजेशन नहीं कर सकती, क्योंकि आपके जो एंजाइम्स हैं वो इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। और डायटरी फाइबर्स आर डाइवर्स इन केमिकल कंपोजिशन एंड कैन बी ग्रुप्ड जनरली बाय देयर सॉल्युबिलिटी। डायटरी फाइबर्स जो है वो उसकी अगर केमिकल कंपोजिशन को देखें तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स आपको मिलेंगे, और इनको हम बेसिकली ग्रुप करते हैं, ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर solubility, viscosity and fermentability, ठीक है, which affects how fibers are processed in the body। तो अगर हम बात करें फाइबर्स की, तो दो तरह के फाइबर्स मोस्टली पाए जाते हैं, एक फाइबर और दूसरा जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर। तो सॉल्युबल फाइबर जो है ये इनकी स्लो डाइजेशन होती है, एंड बेसिकली इट असिस्ट द बॉडी इनटू इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं ये स्लो डाइजेशन की होती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से फूड के अंदर जो फूड आप लोग कंज्यूम करते हैं उसमें से अगर कोई वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और दूसरे नंबर पे है कि इट इज डिजॉल्व इन वाटर फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड फॉर्म्स अ जेल लाइक सब्सटेंस, ठीक है। ये वाटर के अंदर जो कि सॉल्युबल होते हैं, तो इस वजह से जब ये वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये एक जेल लाइक सब्सटेंस बना ले। और बेसिकली इट जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं इट कैन एड इन लोअरिंग द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपकी बॉडी का उसको ये कम करते हैं। इसके अलावा जो है ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनके लेवल को ये क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इट आल्सो इम्प्रूव्स द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो कोलेस्ट्रॉल हैं या जो फैट्स हैं या लिपिड्स हैं, एक तो ये क्या करते हैं कि ये डायबिटीज काज करते हैं, ओबेसिटी काज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए ये सॉल्युबल फाइबर्स हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, उनके लेवल को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दूसरा ये आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इम्प्रूव करते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी फाइबर्स कंज्यूम करना बहुत फायदेमंद है, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल्स वो फूड्स अगर हम पढ़ें किन फूड्स के अंदर ये पाया जाता है, तो ये राइस और बार्ले और बीन्स, एप्पल, फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, और जो आप लोग इस पे ऑयल का सख्त यूज़ करते हैं, छिलका यूज़ करते हैं इस पे ऑयल का, तो उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर्स की बात करें, तो इनसॉल्युबल फाइबर्स जो है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, डिजॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर, और बट इंक्रीजेस द मूवमेंट ऑफ द वेस्ट थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लेकिन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो आपकी जो मूवमेंट होती है वेस्ट की, ठीक है, तो उसकी जो मोबिलिटी है, उसकी जो मूवमेंट है, उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी। सॉल्युबल फाइबर जो है वो आपके बॉल की मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं, और इनसॉल्युबल फाइबर जो है ये आपकी बॉल की मोटिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। That has been associated with decreased cardiovascular risk and slower progression of the cardiovascular diseases। ये जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये आपकी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है उसका जो रिस्क है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इट आल्सो प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन, मे आल्सो एड इन रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट इन द कोलन, ठीक है। तो कोलन के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनके भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमने पढ़ा कि ये बेसिकली आपकी बॉल की एग्जांपल जो है फूड हाई इन इनसॉल्युबल फाइबर इंक्लूड व्हीट, ब्रेन, होल ग्रेन्स, राइस, फ्लेक्स, नट्स, पॉपकॉर्न, ये चीज़ें हैं, ठीक है। कैरेट्स, और इसके अलावा जो और भी सारी फल, फ्रूट्स और सब्जियां हैं, ठीक है, जिनमें ये इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी जो
डाइटरी फाइबर्स के बेनिफिट्स हैं वो हम अगर डिस्कस करें तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को, जिस तरह हमने पढ़ा कि ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा वेट लॉस मैनेजमेंट, इसके अलावा जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को ये लो करते हैं, ठीक है। इन केस आप soluble fibers helps to prevent colon cancer, helps to diverticulitis, lowers the cholesterol level, normalize the bowel movements, improve the immune functions, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके जो है वो बेनिफिट्स हैं इन फाइबर्स के, डाइटरी फाइबर्स के, जो कि आप लोग कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में, ठीक है। इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, हमारे लेक्चर का। तो वो हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो सॉरी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं जो फिजियोलॉजी का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फिर फूड वाला जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा जो कोर्स है वो कवर हो जाएगा। और अच्छा, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम, ठीक है। और हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हमने पढ़ा था ग्लैंड्स के हवाले से और हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के हवाले से, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद मैं एक और इसका आपको दे देता हूँ क्योंकि ये जो है वो आप लोगों का कोर्स का हिस्सा है। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा कि आपको पता है कि आपके बॉडी में सेलुलर लेवल पे मेटाबॉलिज्म होती है, और मेटाबॉलिज्म जब होती है तो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो आप के बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो वहाँ पे आपको पता है कि किडनीज इन्वॉल्व होते हैं और किडनीज जो हैं आपकी बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके ब्लड की जो फिल्ट्रेशन होती है तो वो किडनीज के अंदर होती हैं, ठीक है। और किडनीज जो हैं वो आपके बेसिकली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। यूरिन की फॉर्मेशन जो होती है उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, वो हम मुख्तलिफ स्टेप्स भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है, किस तरह से जो है वो रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। तो किडनी का स्ट्रक्चर जिस तरह की इसकी मॉर्फोलॉजी है, इसका जो शेप है, आपको पता है कि किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। और इसका जो वेट है इट इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। इन ईच किडनी देयर इज अ लाइटर आउटर रीजन व्हिच इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। एक लाइटर आउटर रीजन होता है किडनी के अंदर। अगर हम इसको इसकी क्रॉस सेक्शन को देखें, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और उसके बाद एक इनर पेल रीजन होता है जिसको मेडोला कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 इसके रीजन है, एक कॉर्टेक्स और एक मेडोला। और देयर आर कोन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द मेडोला व्हिच आर नोन एज पिरामिड्स। जो मेडोला रीजन है, जो पेल रीजन है, उस पेल रीजन में, मेडोला रीजन में पिरामिड शेप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और देयर इज अ फनल लाइक स्पेस इनटू व्हिच पिरामिड्स प्रोजेक्ट्स कॉल्ड द पेल्वस। तो ये यहाँ पे इसकी बेसिकली बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। ये जो किडनी का ये स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, किडनी का एक आप लोग को नजर आ रहा है कि जो आउटर रीजन है तो कॉर्टेक्स कहा जाता है। जी सर, वो आप स्लाइड शो मतलब प्ले पे कर दे ताकि जरा थोड़ी सी जूम हो जाए। अच्छा, सॉरी, मैं समझ रहा था कि मैं कर लिया है, ठीक है। अभी नजर आ रहे हैं मेरे हाल में सब लोग को आ रहा होगा नजर? जी सर, अब बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो हम ये किडनीज के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि किडनीज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक आउटर रीजन होता है जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और एक इनर जो पेल रीजन होता है उसको मेडोला कहा जाता है,
पहले मेडोला के अंदर हमने डिस्कस किया कि पिरामिड शेप्स होते हैं, और वो जो पिरामिड शेप्स होते हैं वहाँ पे एक जो है वो पेल्विस का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है इस किडनी का वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये जो बेसिकली किडनी है तो इसका फंक्शन होता है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ये ब्लड को फिल्टर करता है। और निफ्रान क्या है बेसिकली, तो किडनी का जो एक फंक्शनल यूनिट होता है तो उसको निफ्रान कहा जाता है। किडनी का जो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है तो उसको निफ्रान कहा जाता है। और निफ्रान जो है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं किडनीज के अंदर। और ये इसकी जो अरेंजमेंट है, निफ्रॉन्स आर बेसिकली अरेंज्ड अलोंग द बोथ कार्टेक्स एंड मेडुला रीजन। हमने पढ़ा कार्टेक्स एंड मेडुला रीजन को, ठीक है। देयर इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ईच निफ्रॉन। अगर हम एक निफ्रॉन की बात करें तो वहां पे उसके एक साइड पे एक प्रॉक्सिमल एंड पे एक कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप बोमेन कैप्सूल देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये हम बात कर रहे हैं किस चीज की, ये हम बात कर रहे हैं निप्राण की, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो अगर हम देखें तो उसके बाद फ्रॉम बोमेन कैप्सूल देयर अराइज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बोमेन कैप्सूल से फिर फर्दर जो है ये यहाँ पे एक ट्यूब्यूल जो है वो आपको नजर आ रहा है, एक ट्यूब नजर आ रहा है। और इस ट्यूब के ऊपर फर्दर क्या है, 3 पार्ट्स हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, इसके अलावा जो है वो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये जो आपको यहाँ पे लूप नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। और इसके बाद ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल। और फिर उसके बाद ये प्रोसीड करता है टुवर्ड्स दी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक जनरल स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे एक स्केच आप लोगों को शो किया गया है नेफ्रॉन का, जिसमें आपको बोमेन कैप्सूल बताया गया है। उसके बाद उसके जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल ट्यूब्यूल है, तो ये आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जिसको कन्वर्टेड पार्ट कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो लॉन्ग यू शेप पार्ट है उसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और तीसरा जो पार्ट है कन्वर्टेड पार्ट उसको डिस्टल ट्यूब्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो डिस्टल ट्यूब्यूल बेसिकली ओपन इनटू अ डक्ट कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो डिस्टल ट्यूब्यूल है इसके बाद यहाँ पे एक डक्ट स्टार्ट होता है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, ठीक है। और efferent artery enters into the membrane capsule and divide repeatedly to form a ball-like structure, glomerulus. Walls of the glomerulus are porous. From glomerulus there arises efferent arterioles, which forms a network of capillaries around the proximal loop of Henle and distal tubule, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है, ये नेटवर्क है किस चीज का, ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल का एक नेटवर्क है जो कि एक बाल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एफरेंट जो यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल है इसके थ्रू ब्लड यहाँ पे एंटर होती है और यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे क्या करती है, एग्जिट करती है। एफरेंट और एफरेंट एक जो है वो एक साथ लिखा जाता है, दूसरा ई के साथ लिखा जाता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स हैं इंजीनियर साहब, ये बेसिकली यहाँ पे होती हैं एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर किस तरह से जो है ये यूरिन की फॉर्मेशन होती है, उसमें हम पढ़ेंगे तो आप लोग समझ आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझें, आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया कि एक बोमेन कैप्सूल है जिससे एक ट्यूब्यूल जो है वो एक्सटेंडेड है। उस ट्यूब्यूल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उसमें एक पार्ट था डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, दूसरा था जो है वो प्रॉक्सिमल था, और उसमें से एक पार्ट जो था उसको लूप ऑफ हेनले हमने कहा जो यू शेप पार्ट था, ठीक है। तो अब हम इसकी वर्किंग के हवाले से अगर पढ़े तो जो फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा ग्लोमेरुलस कम्बिनेशन ऑफ दी ब्लड वेसल्स की कम्बिनेशन है जिसकी वजह से एक बाल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और यहाँ से हमने पढ़ा कि यहाँ से ब्लड एंटर होता है इसमें, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल जो है यहाँ पे बेसिकली फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, और उसके बाद फिल्ट्रेट बनता है। सो इम्प्योर ब्लड एंटर टू द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टरियोल्स। वही बात जो मैंने आपको बताई कि ग्लोमेरुलस के थ्रू ये एंटर होती है ब्लड, ठीक है। ग्लोमेरुलस में एंटर होती है ब्लड, ठीक है। इम्प्योर ब्लड यानी कि फिल्ट्रेशन होनी होती है जिस ब्लड की जिसकी फिल्ट्रेशन अभी नहीं हुई तो वो ब्लड एंटर होती है और हाई प्रेशर के साथ एंटर होती है, ठीक है। ड्यू टू द हाई
pressure impure substances from the impure blood passes to the wall of the glomerulus and Bowman capsule. जो हमने बात की कि ग्लोमेरुलस के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो पोरस होते हैं, उनके अंदर पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जब ब्लड प्रेशर के साथ अंदर एंटर होती हैं तो वो प्रेशर की वजह से ये जो ब्लड है इसकी फिल्ट्रेशन होती है और जो पेवर सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं और जो बेमन कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं। तो दिस सब्सटेंस व्हिच पासेस द वॉल ऑफ सब्सटेंस है तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स भी हैं और इस सब्सटेंस को बेसिकली क्या कहा जाता है, इसको फिल्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, जो फिल्ट्रेट होता है उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और इसके अलावा जो कुछ फिल्ट्रेट या जो सब्सटेंसेस हैं जो फिल्टर आउट हो चुकी हैं वो इसका उसकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, फिल्ट्रेट कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, फिल्ट्रेट में क्या होता है जी, ग्लूकोज होता है, साल्ट, यूरिया, विटामिन एंड एक्सेस वाटर। ठीक है, तो ये फिल्टर हुआ ब्लड से, कहाँ पे फिल्टर हुआ, ये बोमेन कैप्सूल में। और बोमेन कैप्सूल में क्या प्रेजेंट था वहाँ पे, तो वहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड एंटर हुआ प्रेशर के साथ, जहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन हुई और उस फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या हुआ कि फिल्ट्रेट बन गया। फिल्ट्रेट के अंदर क्या चीजें हैं, ग्लूकोज, साल्ट, यूरिया, विटामिन एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। उसके बाद जो हमने यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा कि ये ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। व्हेन द फिल्ट्रेट गोज टू डिस्टल ट्यूब्यूल, important substances from filtrate like glucose, vitamins and some salt get reabsorbed by the blood osmosis। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये जो ट्यूब्यूल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और ये डिस्टल ट्यूब्यूल और ये ब्लू आप पहन ले, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बन रहा है, ये फिल्ट्रेट यहाँ पे एंटर हो जाता है, यहाँ पे जिस तरह ये एरो के निशान यहाँ पे बताए गए हैं, तो ये फिल्ट्रेट इसके अंदर एंटर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे इससे क्या होती है, इससे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, दोबारा एब्जॉर्प्शन होती है। किन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है, लाइक ग्लूकोज की, साल्ट्स की और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है और वो दोबारा से जो है ना ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन भी होती है, कुछ कंपोनेंट्स जो है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर रिलीज हो जाते हैं, लाइक द इनर लेयर ऑफ नेफ्रॉन आल्सो रिलीज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द लीन ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर भी कुछ चीजें जो है वो सिक्रेट होती हैं, फिल्टर आउट होती हैं, जो कि यूरिन का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, सो दिस वाज और उसके बाद यूरिन बन जाता है। जब ये फिल्ट्रेट्स से कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ सिक्रेशन हो जाती हैं, तो बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, यूरिन बन जाता है जो कि टुवर्ड्स द यूरिनरी मूव करता है और वहां से फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमने पढ़ा कि वहां पे किडनीज जो है वो बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। The system in which gases are circulated throughout the body is called circulatory system। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है कि जो आपके बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की और जिसके थ्रू गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, या इसके अलावा जो फूड न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, उनकी जो सर्कुलेशन होती है, तो उसको कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स हैं जो कि जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, और वो बेसिकली एक ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं और हार्ट है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। और ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स। ब्लड की कंपोजिशन जो है उसमें 55% जो है वो क्या है, प्लाज्मा है, और 45% जो है वो क्या है, ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं, लाइक यहाँ पे इस फिगर में शो किए गए हैं कि रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो ये बेसिकली सारे क्या हैं, ब्लड सेल्स हैं, और ये टोटल कितना है, 45% है, और रिमेनिंग जो पोर्शन है 55% तो वो प्लाज्मा है। ठीक है, अब प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 8% सॉलिड्स हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह हैं, और इसके अलावा 2% इसके अंदर गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और 90% जो है यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये प्लाज्मा की कंपोजिशन है। तो हमने सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है जो ब्लड है वो हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमने कहा कि ब्लड जो है बेसिकली पार्ट है किस चीज का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, और इसकी कंपोजिशन हमने पढ़ी। हार्ट बेसिकली हार्ट ही है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स। ठीक है,
तो जो फ्लूइड मूव करती है उसको ब्लड कहा जाता है, और जिस वेसल्स के अंदर फ्लूइड मूव करती है, ब्लड मूव करती है, जो ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स फिर 3 तरह के हमारे पास हैं। उसमें से सबसे पहले आर्टरीज हैं। दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन नहीं जो सॉरी आर्टरीज जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। इसके अलावा जो है वो आर्टरीज के बारे में आप लोग ध्यान में रखें कि आर्टरीज जो है वो क्या करते हैं, हमेशा ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, अवे फ्रॉम दी हार्ट कैरी करते हैं, यानी कि हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड कहाँ पे चला, आर्टरीज में चला जाता है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी अदर ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड प्रेशर वो ब्लड को प्रेशर के साथ आर्टरीज में चला जाता है, इस वजह से प्रेशर जो है वो आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, और आर्टरीज में हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसमें हमने कहा कि आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शनल आर्टरी है जिसके अंदर हमेशा क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली वो आर्टरी होती है जो कि हार्ट से ब्लड के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, क्योंकि वो ब्लड कैरी करता है। हमारे पास तीसरे नंबर पे जो ब्लड वेसल्स है करता है, और वहाँ पे जो टिश्यूज के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, बिल्कुल बारीक से जो ब्लड वेसल्स होते हैं टिश्यूज के अंदर, तो वो क्या होते हैं, वो वैसे वो ब्लड जा रहा होता है तो ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन जब वहाँ पे टिश्यूज में एक्सचेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, तो उसके बाद जब दूसरी तरफ ब्लड निकलती है टुवर्ड्स द वेन, तो फिर वो क्या होती है, वो फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ब्लड प्रेशर जो है वो कैपिलरी में सबसे कम होती है, और कैपिलरीज इज ओनली वन सेल थिक। जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके जो वाल होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल थिक होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक्सचेंज होती है की और न्यूट्रिएंट्स की और मेटाबॉलिक वेस्ट की सेल्स के साथ सेलुलर लेवल पे या टिश्यू लेवल एक्सचेंज होती है। तहमीना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको फिगर नजर आ रहा है, इसमें आप एक तरफ पे देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो हार्ट है, ठीक है, और हार्ट से कैरी करता है ब्लड आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो रेड कलर में आर्टरीज नजर आ रहे हैं आपको। ब्लड हमेशा जो है वो रेड कलर में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाते हैं कैपिलरीज लेवल पे, और कैपिलरीज लेवल पे जो यहाँ पे आपको ये नेटवर्क नजर आ रहा है, तो ये नेटवर्क जो है बेसिकली यहाँ पे ये टिश्यू लेवल पे इसकी क्या होती है, एक्सचेंज होती है, और टिश्यू लेवल पे इसकी एक्सचेंज होती है। उसके बाद ये जो है ब्लड चला जाता है टुवर्ड्स दी वेन्स, और वेन्स है उसका हार्ट को ब्लड को लेके जाती है टुवर्ड्स दी हार्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स की यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि एक तरफ पे जो हार्ट की तरफ से ब्लड आ रही है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड कलर में होती है। फिर ये कलर के ब्लड जो है आर्टरीज के थ्रू आती है, फिर टिश्यूज लेवल पे एक्सचेंज होती है और कैपिलरीज लेवल पे एक्सचेंज होती है। उसके बाद जो है वो ये ब्लड चली जाती है टुवर्ड्स दी वेन्स, और वेन्स की तरफ जब ब्लड जाती है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कैपिलरीज के अंदर जो है वो एक तरफ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरी साइड पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यही मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों जो है वो कैपिलरीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो वो है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट इज बेसिकली इट इज अ sac like pumping organ. It is enclosed in a double membrane sac called the pericardial cavity. Heart is composed of special muscles called the cardiac muscles. ठीक है, हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है और बेसिकली इनक्लोज होता है डबल मेम्ब्रेन सेक, जिसको पेरिकार्डियल केविटी कहा जाता है। इसके अलावा हार्ट जो है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर अगर हम देखें हार्ट का, तो हार्ट है 4 चेम्बर्स। ठीक है, और द अपर चेम्बर्स राइट एंड लेफ्ट आर कॉल्ड एट्रिया व्हिच आर थिन walled. The 2 lower chambers are called ventricles which are thick walled.
So right atrium and right ventricle are completely separated from left atrium and left ventricle. Circulation of blood in the heart. तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो सर्कुलेशन होती है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होती है, तो ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। वो इसलिए कि एक दफा जो है वो हार्ट ब्लड सप्लाई करता है टुवर्ड द लंग्स, लंग्स से आती है यहाँ पे, फिर उसके बाद ये जो है वो बॉडी की तरफ भेजती है और वो बॉडी से वापस आती है, ठीक है। इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर हमने ऊपर, हार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं आपको कि दो जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं उनको एट्रियम कहा जाता है, लेफ्ट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और जो दो नीचे वाले चेम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम कनेक्टेड होता है राइट वेंट्रिकल के साथ, और लेफ्ट एट्रियम जो है वो कनेक्टेड है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कंप्लीटली सेपरेट होते हैं फ्रॉम दी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये चीजें हमने ऊपर डिस्कस की हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सुपीरियर वेना केवा देख सकते हैं, आप ऊपर किसी ने क्वेश्चन पूछा था सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, तो ये बेसिकली वो मेन वेन होती है जो कि ब्लड लेके आती है टुवर्ड द हार्ट, ठीक है। और इन्फीरियर वेन, सुपीरियर वेना केवा वो होती है जो ऊपर बॉडी पार्ट से, जो ऊपर के जो बॉडी पार्ट है वहां से ब्लड लेके आती है, और इन्फीरियर वेना केवा होती है जो नीचे की तरफ से ब्लड वापस लेके आती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन जो है बेसिकली वो क्या करती है, वो ब्लड लेके आती है टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। और इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी है, तो वो हार्ट से ब्लड लेके जाती है टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, और हार्ट इस तरह से फंक्शन करता है कि ब्लड जो है वो पुश करता है, जब ब्लड पुश करता है तो वो चला जाता है आर्टरीज में, और आर्टरीज से में जब चला जाता है तो फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर दोबारा वेंस की तरफ, वेंस के थ्रू हार्ट के अंदर आता है, ठीक है। और ब्लड की जो दूसरी सर्कुलेशन है वो है विद दी लंग्स। लंग्स में ये होता है कि लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेशन होती है, हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड जो वापस आता है बॉडी से, उसी ब्लड को हार्ट पंप करता है और वो चला जाता है ब्लड कहाँ पे चला जाता है, वो चला जाता है लंग्स में, और लंग्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजनेशन के बाद वो फिर दोबारा हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर दोबारा उसको हार्ट पंप करके दोबारा बॉडी की तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हार्ट जो है वो फंक्शनिंग करती है कि हार्ट जो है वो सर्कुलेशन करती है थ्रू आउट द बॉडी, लंग्स के साथ भी, और इसके अलावा जो है वो बाकी बॉडी पार्ट्स को भी सप्लाई करती हैं ब्लड, ठीक है। ये कुछ वैक्सीन्स होते हैं, वैक्सीन्स हमेशा जो है वो उसमें लगाए जाते हैं, मसल में लगाए जाते हैं, टिश्यू में लगाए जाते हैं। वैक्सीन्स तो कहीं भी जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं लगाए जाते, ठीक है। वैक्सीन हमेशा जो है वो टिश्यू में लगाए जाते हैं। हार्ट के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं, हार्ट जो है वो बीट करता है और एक रिदम के साथ बीट करता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, ठीक है। और हार्ट का साउंड जो है वो एक होता है लब डब साउंड, तो आप सुनते हैं, ठीक है। लब डब साउंड जो है बेसिकली हार्ट का, वो जो हार्ट के अंदर जो वाल्स हैं, जो यहाँ पे वाल्स हमने पढ़े हैं, वाल्स ये जो वाल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये वाल्स हैं, या यहाँ ये जो वाल्स हैं ये क्या है, ये जिस तरह दरवाजा बंद होता है और खुला होता है तो उस तरह से लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये इस हार्ट के वाल्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टुवर्ड्स लंग जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन ब्लड जो है वो टुवर्ड्स हार्ट जाती है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जा रही होती है और वहां पे उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, फिर ऑक्सीजनेशन के बाद वो ब्लड जो है दोबारा हार्ट की तरफ आती है और हार्ट फिर उसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो हमेशा जो ब्लड लंग्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है। हब डब नहीं होता, लब डब होता है भाई। लब डब साउंड जो है वो क्लोजिंग और ओपनिंग है हार्ट वाल्स की, ठीक है। वाल नहीं, वाल्व्स वी के साथ जो लिखा जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो लब डब साउंड प्रोड्यूस होता है, लब डब साउंड, हब डब नहीं होता, लब डब, ठीक है। और टेम्परेचर जो है ये बेसिकली आप लोग चेक करते हैं, टेम्परेचर किस तरह से नब्ज से चेक करते हैं जी, नब्ज देखते होते हैं, ठीक है। और ये बेस आपके हार्ट रेट के ऊपर आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपका हार्ट वो डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर है या नहीं है। अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज है तो इसी के लिए जो है वो क्या होता है, तो इस चीज को इंडिकेट करता है
आपको टेम्परेचर है। सिर्फ जो डाइजेस्टिव सिस्टम रह गया हमारा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नमाज यहाँ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। So digestive is a system in which breakdown of larger food particles to smaller absorbable food particles takes is called digestive system. Digestive system वो सिस्टम है जिसमें जब आप फूड कंज्यूम करते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में, सिंपल पार्टिकल्स में, जिसकी ये जो पार्ट्स हैं तो वो हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिसमें ओरल कैविटी सबसे पहले है, फिर उसके बाद एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेंक्रियास है, लिवर है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स देख सकते हैं, इसकी डायग्राम यहाँ पे आपको शो की गई है कि सबसे पहले जो है वो ओरल कैविटी है, ठीक है, और फिर उसके बाद एसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आप बता रहे, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके साथ साथ जहाँ पे आपको पेंक्रियास और लिवर भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड और जो है इट सलावा जो है वो जाके ओरल कैविटी में प्रोड्यूस होता है, उसमें लुब्रिकेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर होते हैं जो कि लुब्रिकेट करता है फूड को। इसके अलावा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द पीएच ऑफ द फूड। इसके अलावा जो है वो सलावा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है, ठीक है, और एमाइलेज जो है वो एक्ट करता है स्टार्चेस के ऊपर और ग्लाइकोजन के ऊपर। चूंकि हमने पढ़ा कि आपके फूड के अंदर जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, तो उसकी जो कन्वर्जन है, उसकी जो डाइजेशन है वो आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओरल कैविटी से जो एमाइलेज एंजाइम है आपके सलाइवा के अंदर, तो वो ग्लाइकोजन और स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं। So when food leaves the oral cavity, then it is in the form of the small ball-like structure called bolus. This bolus then enters into the next part of the digestive system, that is called esophagus. जब आप खाना खाते हैं तो जब आप उसको ग्राइंड करते हैं और उसकी लुब्रिकेशन हो जाती है, ठीक है, और उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी में, तो इट बिकम्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलस कहा जाता है। फिर ये बोलस जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये शिफ्ट हो जाता है, एंटर हो जाता है, और उस नेक्स्ट पार्ट को एसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, तो एसोफेगस इज लाइक अ पाइप व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड एंड्स एट द स्टमक। Its walls are composed of muscles. These must help in the movement of the bolus from the esophagus. The movement of food from the esophagus and the whole digestive system is called peristalsis. ठीक है, तो esophagus जो है itself इसका कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, ये एक जस्ट एक पाइप है जो कि जिसके थ्रू ये बोलस जो है, ये जो फूड आप खा रहे हैं, ये पहुंचता है स्टमक तक। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली मसल होते हैं, वो मसल्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से ये बोलस जो है, ये जो फूड है, ये डाउनवर्ड मूव करता है, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है इस बोलस की, इस फूड की, जो उसको पेरिस्टालिसिस कहा जाता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, और एक इसकी अपोजिट एक कंडीशन होती है कि जब आप लोग वोमिट करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो मूवमेंट होती है उसको एंटी पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। ठीक है, पेरिस्टालिसिस जब बोलस नीचे की तरफ जा रहा होते हैं और पेरिस्टालिसिस जब वापस आ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है एसोफेगस के बाद फूड एंटर होता है स्टोमक में। ठीक है, और स्टोमक जो है इट इज मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, जो कि बेसिकली मिक्स करते हैं फूड को, और एंजाइम्स और एसिड्स जो है वो उसके साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और ब्रेकिंग इट इनटू मच स्मॉलर डाइजेस्टिबल पीसेस, क्योंकि डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट जाती है, लेकिन इसके बाद भी जो है वो इसकी डाइजेशन जो है वो हो रही होती है, स्टोमक में भी डाइजेशन होती है, एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, मुख्तलिफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा ग्लैंड्स इन द स्टोमक लाइनिंग प्रोड्यूसेस अबाउट 2.8 लीटर्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ईच डे। ठीक है, तो स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, तो कितने प्रोड्यूस करते हैं, 2.8 लीटर डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स वेरी स्ट्रांग एसिड HCl
पैंक्रियाज और लिवर के जो सिक्रीशंस है वो फूड के अंदर एंटर हो जाते हैं। जो पैंक्रियाज और लिवर के जो सिक्रीशन है वो बेसिकली डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। और बहुत जो पैंक्रियाज और लिवर हैं तो ये अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली डोडिनम में पोर करते हैं, ठीक है। और डोडिनम जो है वो सेल्फ कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, सॉरी एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको काइनेज कहा जाता है, ठीक है, जो कि ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, उसकी एक्टिवेशन करता है ट्रिप्सिनोजन की। और जीजिनम जो है दूसरा पार्ट है, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन जीजिनम। इट कंटेन्स 5 कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो जीजिनम है ये दूसरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और फूड जब इसमें एंटर होता है तो तब तक ये फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और इसके अंदर 5 एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि फूड को फर्दर स्मॉलर पार्ट्स कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का तो वो है इलियम। It is the third portion of the small intestine. Absorption of food take place in the ileum. Internal surfaces of the ileum has finger-like projections called villi. Thus, is richly supplied with blood vessels which absorb the food from the ileum. Undigested food is not absorbed in the ileum and is forwarded to large intestine. ठीक है। तो पार्ट जो है वो इलियम है और इस इलियम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। और इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, सरफेस है, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विलाई कहा जाता है। और एक जो विलाई है तो वो उसके अंदर मुख्तलिफ उसके अंदर जो है वो दे आर बेसिकली रिचली पैक्ड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की और कंपोनेंट्स के जो डाइजेस्टेड कम्स होते हैं फूड के, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं फूड का तो वो इलियम से फिर आगे बढ़कर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टोमक के जो वाल है वो उसके 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 टॉलरेट करते हैं, इस वजह से स्टोमक के वाल को ये नहीं करते, ठीक है। और इसके अलावा डाइजेस्टिव है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। The large intestine forms an inverted U over the coil of the small intestine. It starts on the lower side, lower hand side of the body, and ends on the lower left hand side of the body. जो 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 large intestine है तो ये एक U shaped, inverted U shaped स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। और ये लोअर राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एंड होता है ऑन दी लोअर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी। The large intestine serves important function. Large intestine में भी कुछ मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, लाइक जो एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पे वाटर जो है एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे होती है। इसके अलावा इट डिसॉल्व सॉल्ट्स फ्रॉम द रेसिड्यू पास्ड ऑन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो वगैरह हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद फूड। इसके अलावा बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन प्रोमोट्स द ब्रेकडाउन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। बैक्टीरिया जो है जो फूड बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और हमें मुख्तलिफ किस्म के विटामिन प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन मूव्स इट्स रिमेनिंग कंटेंट्स टुवर्ड्स द रेक्टम, वहाँ से वो पास आउट हो जाता है। So this was all about the रिलेटेड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फूड की क्वालिटी के हवाले से, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फूड डिटोरिएशन और इट्स कंट्रोल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो फूड डिटोरिएशन होती है और इसके जो कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, प्रिजर्वेशन के जो प्रोसीजर्स हैं, प्रिजर्वेशन के जो मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे ताकि हम किस तरह से फूड डिटोरिएशन को इनहिबिट कर सकें, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी और स्क्रीन भी सब लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। सो बायो अवेलेबिलिटी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिएंट्स की कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। और बायो अवेलेबिलिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू द डाइटरी जो हमारे हैबिट्स हैं उनसे रिलेटेड है। Bioavailability is the degree to which food nutrients are available for absorption and utilization in the body.
हम फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और फूड जो हम कंज्यूम करते हैं तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी जो है यूटिलाइज नहीं करती, ठीक है। लाइक हमारे पास जो हम फूड यूटिलाइज करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें से ओनली 5% ऑफ द मैग्नीज जो है वो कंज्यूम होता है, हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करती है। इस तरह से अगर हम देखें तो 30 to 40% जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, हमारी जो है वो उसको यूटिलाइज करती हैं। तो ये बेसिकली जो फूड की जो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है बॉडी के अंदर, ठीक है, और ये डिपेंड करती है यूटिलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। जो यूटिलाइजेशन जितनी कंज्यूम होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, उतने जो है हमारी बॉडी क्या करती है एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और समटाइम जो है एब्जॉर्प्शन के बाद स्टोर करती है। There are certain factors that influence the bioavailability of the nutrients, such as digestion, absorption, and circulating. ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे बॉडी के जो बायो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। लाइक डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है और ब्लड है, ठीक है। तो डाइजेशन, जिस तरह की आपको पता है कि अगर प्रॉपर डाइजेशन होगी तो प्रॉपरली जो है वो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डाइजेशन नहीं होगी और न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होंगे हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा जो है एब्जॉर्प्शन है तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं, एब्जॉर्प्शन भी इन्फ्लुएंस करती हैं बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर। और सर्कुलेटिंग ब्लड है तो सर्कुलेटिंग ब्लड भी इन्फ्लुएंस करती हैं बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि जो है वो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में जो न्यूट्री जो एंट्री होती हैं तो वो बेसिकली डिपेंड करती हैं सर्कुलेटिंग ब्लड के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी ब्लड जो है प्रॉपर्ली सर्कुलेट कर रही है और प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रही है टिश्यूज तक, तो ये बेसिकली जो है वो बायो अवेलेबिलिटी को सकती हैं, ठीक है। अच्छा, तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, जिसमें कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं। और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस लाइक जो है वो इस तरह से हैं कि दी एब्जॉर्प्शन जो है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दी योर बॉडीज नीड, ठीक है। तो अगर आपकी हेल्थ जो है वो हेल्थ स्टेटस जो है बेसिकली या फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है जो आपका हेल्थ स्टेटस है तो उस पर डिपेंड करती है। लाइक कह सकते हैं कि जो हेल्दी मेंस होते हैं, ठीक है, हेल्दी मेन जो है तो वो क्या करते हैं कि वो एब्जॉर्ब करते हैं लेस देन 1% ऑफ द आयरन इन द बैलेंस डाइट। तो हेल्दी मैन है तो वो अगर बैलेंस डाइट में आयरन कंज्यूम कर रहा है तो उसका जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, बाकी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तो जिस तरह जो एनीमिक वुमेन्स होते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको पता है कि वो फिर उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है इसमें। इसके अलावा जो एज या जेंडर की हम बात करते हैं तो इसमें यह है कि या जेंडर में हम बात करते हैं तो एज का यह है कि चिल्ड्रन जो होते हैं और वुमेन जो होते हैं दे रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स या मोर आयरन एज कम्पेयर टू द ओल्डर मेल्स। जो है वो ओल्डर या मेल्स के हवाले से जो है वो ज़्यादा उनको जो है वो आयरन की ज़रूरत होती है। तो ये एज के हवाले से कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको आयरन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी, ठीक है, एज कम्पेयर टू ओल्डर या मेल्स के अगर हम कंपेयर करें, वुमेन्स और जो चिल्ड्रंस हैं उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो है वो हमने बात की जेंडर की, तो जेंडर में भी ये है कि समटाइम आप देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं हु नीड्स मोर एंड मिनरल्स across the board, so will absorb and retain even more. More women with anemia will absorb as much as 35% of the iron in her diet. तो ये बेसिकली जो जेंडर है कर रहे हैं कि जेंडर भी इन्फ्लुएंस करती हैं बायो अवेलेबिलिटी पे। जिस तरह हम किया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो उनको फिर यह है कि उनकी फिर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो फिर वो ज़्यादा अमाउंट में विटामिन वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने। और जो एनीमिक वुमेन होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो फिर अपने जो डाइट है उनमें से मोर देन जो 35 आयरन वो
एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं, और इस वजह से एज या जो जेंडर है तो वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, और एज और जेंडर जो है वो इस चीज़ को जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है कि किस तरह से ये जो है वो कंज्यूम करते हैं या बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। So individual nutrients and food factors that affect bioavailability are calcium, iron, copper, lead, vitamin B12 and vitamin B6. इसके अलावा जो है कुछ इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स या फूड फैक्टर्स भी इस तरह के हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें से हमारे पास कैल्शियम है। लाइक यहाँ पे जो चीज़ें हम मेंशन कर रहे हैं, समटाइम आप लोग देखते हैं कि कुछ इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्प्शन को जो है इनहेंस करते हैं या उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो उसमें से कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं कि यहाँ पे कैल्शियम, आयरन, कॉपर, लेड, विटामिन B12 और विटामिन B6 जो है ये बेसिकली इफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, बायो अवेलेबिलिटी को, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी जो है उसको ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर हम बैलेंस डाइट पे फोकस करें तो वैरायटी एंड होल फूड्स सच एज बैलेंस डाइट की अगर हम बात करते हैं या बैलेंस जो हमारे पास हैं उसकी हम मुख्तलिफ हमारे पास कुछ वैरायटी या फूड्स जो है वो हम कंज्यूम करते हैं। तो उसके लिए रिकमेंडेशंस ये हैं कि ईट अ वेरिड एंड बैलेंस डाइट, ठीक है। वेरिड और बैलेंस डाइट जो है वो ईट कंज्यूम करना चाहिए हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है, अगर हम बैलेंस डाइट के हवाले से बात करें। इसके अलावा जो है वो स्किप फैट डाइट्स, ठीक है। फैट डाइट्स जो है उसको स्किप करना चाहिए क्योंकि ये तो ना ओनली जो है वो इसकी वजह से जो है वो सप्लाई नहीं होती नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी को। इसके अलावा जो है इट आल्सो एलिमिनेट्स बेनिफिशियल इंटरेक्शंस अमंग न्यूट्रिएंट्स एंड कैन एम्प्लीफाई एनी नेगेटिव वंस, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो गेट्स योर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड नॉट फ्रॉम दी सप्लीमेंट्स। आप सम टाइम जो है वो रिलाई करते हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं कोशिश ये की जाए कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज से, फूड से वो हासिल किए जाए, बजाय इसकी उसके लिए मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ किया जाए। और वो सप्लीमेंट्स जो है वो आपको पता है कि सप्लीमेंट्स लॉन्ग टर्म में अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ फूड में हम डिस्कस करते हैं कि जो पैक्ड और फ्रोजन फूड्स होते हैं उनकी क्वालिटी के बारे से हम डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री अगर हम देखें तो इन 1947 द वेहिकल इन फ्रोजन फूड इंडस्ट्री अबाउट प्रॉब्लम लाइक पुअर कलर, फ्लेवर एंड मोल्ड ग्रोथ, ठीक है। 1947 में ये जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ रिपोर्ट हुई कि जो 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 स्टोर्ड फूड हैं, फ्रोजन फूड्स हैं, उनमें एक तो उसकी कलर जो है वो प्रॉब्लम देखे गए हैं, इसके अलावा फ्लेवर, और इसके अलावा जो उसके अंदर है मोल्ड ग्रो कर गए थे, ठीक है। तो ये इसके थोड़े से हिस्ट्री के हवाले से हैं। फिर अगर हम जिस तरह हमने डिस्कस किया कि फ्लेवर और कलर की हम बात करते हैं तो फ्लेवर हम डिस्कस करते हैं कि फ्लेवर बेसिकली क्या होता है। तो जिस तरह कि आपको तो पता होगा कि फ्लेवर क्या होता है, आप लोग खाना खाते हैं तो आप उसका फ्लेवर पता चल जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इसकी जो डिफिनेशन है फ्लेवर की, तो फ्लेवर क्या है कि इट इज द सेंसरी इंप्रेशन ऑफ फूड or other substance determined primarily by chemical senses of taste and smell. Chemical जो सेंसेस हैं टेस्ट और स्मेल के, तो वो डिटरमाइन करते हैं किसी भी फूड के फ्लेवर को, और बेसिकली ये सेंसरी इंप्रेशन होता है फूड का। जो फूड आप कंज्यूम करते हैं उसका एक सेंसरी इंप्रेशन होता है, ठीक है। और फ्लेवर्स कैन बी अल्टर्ड बाय एडिशन ऑफ द फ्लेवरेंट्स। तो फ्लेवरेंट्स के मदद से आप फूड का जो फ्लेवर है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। मोल्ड जो है इरफान, ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हैं। तो फंजाई ग्रो कर जाते हैं। जब आप देखते हैं कि जब आप आइटम्स रखते हैं ओपन एयर में रखते हैं तो वहाँ पे उसके ऊपर एक ग्रोथ आ जाती है। अच्छा, फ्लेवर की हमने बात की, और फ्लेवर का हमने ये भी कहा कि अगर आप, और ये बेसिकली जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो उनको ये फ्लेवर जो है वो देते हैं, ठीक है। और या आप अगर किसी सब्सटेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि उसको मोर स्वीटर या स्वीट बनाएं या उसको शोर बनाएं, तो ये इसके लिए आप मुख्तलिफ फ्लेवरेंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और फ्लेवरेंट्स जो है वो हमारे पास किसी भी फूड का फ्लेवर जो है वो उसको इम्प्रूव कर सके। सम इम्पोर्टेंट फ्लेवर्स एंड देयर ऑर्डर आर गिवन बिलो, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट फ्लेवर्स हैं, केमिकल फ्लेवर हैं, और उसके जो ऑर्डर है या उसकी फ्लेवर वो लाइक डाया एसिटाइल है या एसिटाइल प्रोपानोल है या एसीटोइन है। तो इसका जो ऑर्डर होता है तो ये फ्लेवर होता है तो बटरी फ्लेवर इसका होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये केमिकल आइसो एमाइल एसीटेट, तो इसका जो फ्लेवर होता है इसका फ्लेवर जो है वो बनाना का, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इथाइल प्रोपानेट है, तो इथाइल प्रोपानेट जो है इसका जो फ्लेवर होता है वो फ्रूटी फ्लेवर इसका होता है। इसके अलावा लिमोनिन है, तो लिमोन जो फ्लेवर होता है तो वो ऑरेंजेस की तरह कंज्यूम करते हैं, फ्लेवरेंट्स की वजह से ये इसका फ्लेवर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट्स हम अगर देखें तो फ्रीजिंग का इफेक्ट होता है किसी चीज के ऊपर, फूड के फ्लेवर के ऊपर, उसके कलर के ऊपर और उसके फूड टेक्सचर के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो नहीं निसार, ये जो आपके फ्लेवर्स होते हैं तो ये इसका भी हम आगे हम पढ़ेंगे कि ये फ्लेवर्स जो हैं ये बेसिकली डाइट में कोई हेल्प नहीं करते। ये जो है वो जस्ट हम फ्लेवर को चेंज करने के लिए या फ्लेवर को बनाने के लिए हम ये फ्लेवरेंट्स यूज करते हैं। ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि जो फूड है उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है फ्रीजिंग का, लाइक उसका जो फ्लेवर है वो जाता है, उसकी जो कलर है या जो उसकी अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, और फूड का जो टेक्सचर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। स्टोर करने से या फ्रीज करने से, फ्रीजिंग करने से, ठीक है। फूड टेक्सचर जो है वो बेसिकली फूड का जो एक टेक्सचर होता है स्पेसिफिकली जिससे जो है लाइक द प्रॉपर्टी जो कि आप फूड की वो प्रॉपर्टी जो कि आप जब आप फूड को टच करते हैं या उसको सेंस करते हैं तो जो आप होता है उसको कहा जाता है टेक्सचर, ठीक है। और टेक्सचर जो है वो हम मोस्टली फूड जब कंज्यूम करते हैं तो हम उसको टच हम उसको जो है वो सेंस करते हैं, तो बेसिकली उसको कहा जाता है वो हम बेसिकली फूड का जो टेक्सचर है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फूड एडिटिव्स भी यूज होते हैं, ठीक है। और पड़ा के जो फ्रीजिंग और पैकेजिंग है तो उसकी वजह से फूड का कलर, फूड का जो टेक्सचर है और फूड की जो अपीयरेंस है और फूड का जो फ्लेवर है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो समटाइम आप देखते हैं कि आप फूड को तो उसकी कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और उसके कलर जो है वो अट्रैक्टिव नहीं रहते जिसके फ्रेश फूड का जो कलर होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम अब और फ्रीजिंग के दौरान हम चाह रहे हैं कि हम फूड के अंदर तरह के एडिटिव्स यूज करें जिसकी वजह से फूड की जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सके और फूड को हम लिए प्रिजर्व कर सके, तो उसमें हम मुख्तलिफ एडिटिव यूज करते हैं ताकि हम चाहते फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको हम मेंटेन रख सके, फूड के कलर को, अपीयरेंस को हम मेंटेन रख सके, ठीक है। ज़्यादा टाइम के लिए हम उस फूड को मेंटेन रखें ताकि ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको कंज्यूम कर सकें। तो फूड एडिटिव्स यूज होते हैं इस पर्पस के लिए। और जो फूड एडिटिव्स होते हैं बेसिकली तो वो फूड प्रोसेसिंग जो मेकिंग होती है फूड की उस दौरान हम उसके अंदर फूड एडिटिव्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और एडिटिव्स जो है बेसिकली उसमें हमारे पास कुछ नेचुरल एडिटिव्स हैं लाइक हर्ब्स एंड स्पाइसेस टू ऐड फ्लेवर टू द फूड। आप लोग घरों में सालन बनाते हैं, कढ़ाई बनाते हैं, चिकन कढ़ाई या किसी और तरह की कढ़ाई बनाते हैं, तो उसमें आप लोग हर्ब्स और स्पाइसेस ऐड करते हैं उस सालन के फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली नेचुरल एडिटिव्स हैं, ठीक है। इसके अलावा विनेगर आप यूज करते हैं पिकलिंग फूड्स के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये नेचुरल एडिटिव्स हैं। इसके अलावा साल्ट आप ऐड करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए आप साल्टिंग करते हैं। उससे साल्टिंग से ये हो जाता है कि उस मीट के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो वाटर कंटेंट जो है वो निकल आता है उससे, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और आर्टिफिशियल एडिटिव्स हम इसको कह सकते हैं। तो यूज करते हैं फूड की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, फूड की जो प्रिजर्वेशन के लिए, फूड की फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए, फूड की कलर को इम्प्रूव करने के लिए, उसके टेक्सचर के इम्प्रूव करने के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स यूज करते हैं।
तो हमने बात की नेचुरल एडिटिव्स की, और ये जो एडिटिव्स हैं तो ये मैन मेड एडिटिव्स हैं, ये आर्टिफिशियल एडिटिव्स हैं, एजेंट्स होते हैं, फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, ग्लेजिंग एजेंट्स हैं, रिपेलेंट्स प्रोपेलेंट्स हैं सॉरी, और रेजिंग एजेंट्स हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मैन मेड एडिटिव्स हैं। लाइक हमने बात की एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज करते हैं इट्स स्लो और प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन ऑफ द फूड। ये जो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड की डिटोरेशन होती है तो उसको ये एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर लेते हैं उसको ये स्लो कर देते हैं। तो जब उसको स्लो कर देंगे तो डेफिनेटली फूड का जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम एंटी केकिंग एजेंट यूज करते हैं। तो एंटी केकिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं तो इट इज बेसिकली टू स्टॉप द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग लम्प्स। ये जो हम फूड बनाते हैं स्पेशली ये बेकरी आइटम जब हम बनाते होते हैं या घरों में हम कोई फूड आइटम बनाते हैं तो उसमें हम एंटी केकिंग एजेंट यूज करते हैं। एंटी केकिंग एजेंट से होता है कि जिसकी वजह से वो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपक जाते, ठीक है। इसलिए हम यूज करते हैं एंटी केकिंग एजेंट्स, ठीक है। एडिटिव्स डिफरेंट चीज है और फ्लेवरेंट्स डिफरेंट चीज है। एडिटिव्स जो है बेसिकली वो हम यूज करते हैं क्या हम फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और फूड की प्रिजर्वेशन कर सके, फूड की फ्लेवर को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इससे। लेकिन जो फ्लेवरेंट्स है वो स्पेसिफिकली हम फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। हम फ्लेवरेंट्स यूज करते हैं वो भी एक तरह के एडिटिव्स हैं। मैंने बात की कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो एंटीऑक्सीडेंट ये स्लो डाउन करते हैं ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन ऑफ फूड्स को। फूड्स की जो डिटोरेशन होती है, फूड की जो स्पाइलेज होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है, तो उसको ये क्या करते हैं, उसको ये स्लो डाउन करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसके नाम से जाहिर है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब यह है कि एंटी ऑक्सीजन आप कह सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेटिव जो फूड डिटोरेशन होती है उसको ये क्या करते हैं, उसको ये स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। और एंटी केकिंग एजेंट्स की बात हम की, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है आपको पता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज होते हैं जो कि स्वीटनिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और बल्किंग एजेंट्स हैं, तो बल्किंग एजेंट्स जो है वो इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, फूड के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बल्किंग एजेंट्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से फूड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वो जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सिर्फ वॉल्यूम ही इंक्रीज होता है और ये उसके जो अवेलेबल एनर्जी है उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये जस्ट उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है बल्किंग एजेंट्स के थ्रू। एमल्सिफायर्स यूज होते हैं। एमल्सिफायर्स जो है बेसिकली तो ये हम यूज करते हैं कि इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो ऑयल मॉलिक्यूल्स हैं, फैट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं रहेंगे एमल्सिफायर्स, ये जो एमल्सिफायर्स हम यूज करते हैं, अगर वाटर अलग हो जाएंगे और फैट्स या ऑयल्स अलग हो सब कुछ चला गई, चला गया सब कुछ, नेट बंद हो गई। लैपटॉप ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ चार ਹੁਣ स्टार्ट हुई है, नहीं हाँ रुक गई है। जा यार यार तुम्हारे मार रही तो लगनू चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो जो फूड करते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे किस पर्पस के यूज करते हैं कि जो फूड है आइटम्स है उनका जो टेक्सचर है वो कंसिस्टेंट हो और स्मूथ हो, ठीक है। सिंस हम टच करें अगर उसको तो वो हमें स्मूथ, सॉफ्ट और कंसिस्टेंट उसका टेक्सचर हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा कस्टमर्स के लिए, ठीक है। प्रोपेलेंट्स में आया इकरा के प्रोपेलेंट्स जो है जब आप किसी कंटेनर में फूड प्रिपेयर करते हैं और आप उस कंटेनर से फूड निकालते हैं तो उसको आसानी से निकालने के लिए वो उसके अंदर प्रोपेलेंट्स यूज करते हैं जो कि जिसकी वजह से इजीली वो जो कंटेनर है उससे वो फूड आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको कप केक का एग्जांपल दिया। इस तरह केक्स वगैरह जो बनाते होते हैं, बेकिंग जो आइटम्स है जो बनते हैं वो ज्यादातर जो है उसके अंदर प्रोपेलेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं। फॉर्मिंग एजेंट्स मैंने आपको बताया कि फॉर्मिंग एजेंट्स जो है वो यूज होते हैं और फॉर्मिंग एजेंट्स जो है वो इसलिए यूज होते हैं कि डिस्पर्जन हो गैस की एरेडेड फूड्स के अंदर। एरेडेड फूड्स के अंदर गैस की जो है वो इवन का मतलब ये होता है कि पूरे फूड आइटम जितना भी वो है उस सब के उसके पूरे
सारे पार्ट्स में जो है वो इवनली जो है वो गैसेस की डिस्पर्जन हो, डिस्पर्स हो गैसेस, ठीक है। इसलिए हम फोमिंग एजेंट्स यूज करते हैं। हाँ, अच्छा, तो हमने बात की कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्लाइड के ऊपर कि जो फूड एडिटिव्स हैं उनके क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हम फूड एडिटिव्स यूज करते हैं स्मूथ और कंसिस्टेंट टेक्सचर के लिए, ठीक है। एंटी केकिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं टू अलाउ सब्सटेंसेस टू फ्लो फ्रीली। एंटी केकिंग एजेंट्स मैंने आपको बताया कि हम यूज करते हैं जिसकी वजह से जो 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 फूड है उसके जो अंदर जो आइटम्स है वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करते, वो फ्रीली जो है वो फ्लो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी आल्सो वांट टू इम्प्रूव और प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू। उसके लिए भी हम एडिटिव यूज करते हैं कि हम अब फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं और प्रिजर्व करना चाह रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज को मेंटेन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा वी आल्सो वांट टू रिड्यूस द स्पॉइलेज, हम फूड के खराब होने से भी बचाते हैं, तो इसलिए भी हम एडिटिव यूज करते हैं। जिस तरह हमने एसिड्स, फूड एसिड्स की बात की, कंट्रोल एसिड्स बेस बैलेंस ऑफ द फूड, एसिड बेस बैलेंस को भी कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं फूड एडिटिव्स। इसके अलावा प्रोवाइड कलर एंड एनहेंस फ्लेवर एडिटिव्स जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है जिसने थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये जो हम फ्लेवरेंट्स यूज करते हैं तो क्या ये भी एडिटिव्स हैं। तो हाँ, ये फ्लेवरेंट्स भी एक किस्म के एडिटिव्स हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने देखा कि जो ये बेसिकली कलर को भी इम्प्रूव करते हैं, प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा एनहेंस करते हैं ये फ्लेवर को, ठीक है। तो फ्लेवरेंट्स जो है वो स्मूथ और कंसिस्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि स्मूथ क्या होता है और कंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। और इट बेसिकली प्रोवाइड्स दी, ये जो हमने बल्किंग एजेंट की बात की या राइजिंग एजेंट्स की बात की, तो ये मोस्टली जो है वो बिस्किट्स और बेकरी आइटम्स होते हैं, बिस्किट्स, केक्स और अदर बेक्ड गुड्स जो होते हैं उनको राइज करने के लिए बेसिकली ये बल्किंग एजेंट्स वगैरह, राइजिंग एजेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो जब हम उसको बेक करते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो सरफेस है वो राइज हो जाती है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स ऑफ फूड एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स तो हम यूज करते हैं। हमने पढ़ा कि फूड एडिटिव्स कौन से हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि उसका फंक्शन क्या है। लेकिन फूड एडिटिव्स जो है वो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। आप लोग फूड एडिटिव्स तो यूज करते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है जी? हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट्स, हमने बात की कि हम फूड एडिटिव्स यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। उसमें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं लाइक ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। हमारे पास एक एंटीऑक्सीडेंट है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, हम ये यूज करते हैं। लेकिन इस इस एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया जाता है कि ये जो है वो अगर हम ज्यादा टाइम के लिए यूज करें तो ये इट कैन बी पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, ठीक है। ये ह्यूमंस के लिए क्या है? कार्सिनोजेनिक है। ये ह्यूमंस के अंदर कैंसर काज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है इट इज आल्सो कैंसर काजिंग, ये भी कैंसर काज करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है। इसके अलावा जो हम कलर्स वगैरह यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट्स यूज करते हैं, तो वो मुख्तलिफ किस्म के हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं। तो कलरिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं या आर्टिफिशियल कलर्स हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिटिव्स, ठीक है। इसके अलावा भी हम यूज करते हैं लाइक मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, इट कैन काज अस्थमा अटैक्स, डोजिनस एंड नोजिया, ठीक है। तो कंडीशन काज करते हैं लाइक अस्थमा काज करते हैं, डोजिनस काज करते हैं, नोजिया काज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव्स हम यूज करते हैं जिसमें हमारे पास सोडियम बेंजोएट है या पोटेशियम बेंजोएट्स हैं, 15 मिनट आ गया। तो ये जितने भी फूड एडिटिव्स हैं ये क्या है? ये हमारे सेहत के लिए जो है वो ठीक नहीं है हमारे। तो थिकनेस जो है बेसिकली ये यूज करते हैं हम ज्यादातर योगर्ट, बेसिकली जो है वो क्या होता है? कार्सिनोजन होता है।
कैंसर काज कर सकते हैं। अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस, हम प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज करते हैं, सब्सटेंसेस यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम प्रिवेंट करें डिकम्पोजिशन को, माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से जो हो रही है, या अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस की वजह से जो फूड की डिकम्पोजिशन होती है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम मुख्तलिफ केमिकल जो सब्सटेंसेस वगैरह यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, फंक्शंस क्या है कि फंक्शन प्रिजर्वेटिव्स का ये होता है कि टू प्रिजर्व नेचुरल, तो पर्पस हमारा ये होता है, फंक्शन जो हम अगर हम डिस्कस करें प्रिजर्वेटिव्स की, तो प्रिजर्वेटिव हम we want to preserve the appearance of the food, इसके अलावा to preserve shelf value of the food for storage। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, preservatives जो है, there are different types of preservatives like natural preservatives, chemical preservatives and artificial preservatives। ठीक है, तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, और इसके अलावा जो है वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में हमारे पास बेंजोएट्स, नाइट्रेट्स, सल्फाइड्स, और इसके अलावा जो है वो सार्बेट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स की, तो उसमें हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, इसके अलावा जो है वो पास जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, चिलेटिंग एजेंट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है, जो कि हमने डिस्कस किया कि ये फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है ये भी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और हार्मफुल इन सेंस ऐसे कि ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है वो ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये बेसिकली जो है वो अगर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स से हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ कंडीशंस काज करते हैं आपके बॉडी में। ठीक है, तो लाइक हमारे पास मुख्तलिफ प्रिजर्वेटिव्स हैं, बेंजोएट्स हैं, ब्यूटालेट्स हैं, इसके अलावा जो है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सिलिसोल है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जिस तरह की हमने बात की कि जो बेंजोएट्स हैं, तो बेंजोएट्स बेसिकली जो है वो एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर करते हैं, हो करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इस तरह सकता है स्किन रैशेस जो है वो इसकी वजह से हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो है वो ब्यूटालाइट्स हैं, ठीक है, और ब्यूटालाइट्स जो है ये भी एक केमिकल है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन पर्पसेस। ठीक है, और ब्यूटालाइट्स जो है इट इज रिस्पांसिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्यूटालाइट्स अगर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने के चांसेस हैं, और इसके अलावा जो है वो कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो BH है या ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सिनिसोल है, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू काज लिवर डिजीजेस एंड कैंसर। ये जो हाइड्रोक्सी इनिसोल है या ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सिनिसोल है, तो ये जो केमिकल है, ये जो प्रिजर्वेटिव है, तो ये बेसिकली लिवर डिजीजेस काज करते हैं और सम टाइम ये लिवर कैंसर भी काज करते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सिनिसोल है, तो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं पोटैटो चिप्स वगैरह में, इंस्टेंट टीज में, केक मिक्सेस में, और मैनी मोर फूड्स हैं जिसमें हम ये ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सिनिसोल यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, इसके अलावा हमने ब्यूटालेट्स की बात की, तो ब्यूटालेट्स हम यूज़ करते हैं मोस्टली बटर या वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं ब्यूटालेट्स। ठीक है,
और बेंजोएट्स जो है वो यूज करते हैं हम बेसिकली फ्रूट जूसेस में, टी और कॉफी वगैरह में हम यूज करते हैं बेंजोएट एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो वो है कैरामेल्स। तो कैरामेल जो है ये बेसिकली कलरिंग एजेंट है, और ये बेसिकली आपकी बॉडी में विटामिन B6 डिफिशिएंसी काज करते हैं, ठीक है। और इट कैन आल्सो अफेक्ट योर बॉडी, इट कैन आल्सो जेनेटिकली इफेक्ट्स एंड काज कैंसर इन योर बॉडी, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो कैरामेल्स हैं तो ये कैंडीज वगैरह में, ब्रेड में, ब्राउन कलर फूड में और फ्रोजन पिज्जा में ये पाए जाते हैं, ये जो बेंजोएट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उसमें ये यूज होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। शेल्फ वैल्यू जो है बेसिकली तो ये उसकी जो वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है जो कि हम ज्यादा टाइम के लिए उसको मेंटेन रख सकें, हम उसको स्टोर कर सकें, ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकें। एंड बेसिकली हमारे पास जो है वो मेन